श्यामदत्त डोभाल जी, सियाणा जी, हमारे मंच पर आसीन हमारे प्रेरणा स्रोत और किसान नेता श्री भोपाल सिंह चौधरी जी, हमारे मंच पर आसीन हमारे इस टीम के मार्गदर्शक और अभिभावक और जो इस टीम को एक नई धार दे रहे हैं, कैप्टन भरत सिंह रावत जी, हमारे मंच पर आसीन हमारे बेरोजगार संघ के मार्गदर्शक संरक्षक श्री मनोज ध्यानी जी, हमारे मंच पर आसीन नौगांव ब्लॉक के पूर्व कनिष्ठ प्रमुख श्री श्याम सिंह राणा जी, हमारे मंच पर आसीन श्री जयपाल सिंह कुमार जी और समस्त मंचासीन लोग, और हमारे बीच हमारे बड़े भाई गौरव सेनानी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष श्री महावीर सिंह राणा जी, आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप सभी ने जिस मजबूती के साथ हमें जो सहारा दिया है, जिस मजबूती के साथ हमें आगे किया है, आप सभी का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। और धन्यवाद करना चाहूंगा समस्त टीम का, जो टीम इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जो कामयाब हुई, हमारे गुरुदेव गिरीश चौहान जी, हमारे मामा जी दर्शन डोभाल जी, हमारे बड़े भाई श्री स्वराज सिंह चौहान जी, हमारे श्री सागर सिंह राणा जी, रजित चौहान जी, हमारे भजबीर राणा जी, मैं इतने नाम नहीं ले पाऊंगा। समस्त टीम का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं और उसके बाद सीधे अपनी बात पर आता हूं। आज आप सभी ने, बच्चे हमारी मातृशक्ति हो, बच्चे हमारा युवा वर्ग हो, या हमारे अभिभावक गण हो, या हमारे पूर्व सैनिक हो, या राज्य आंदोलनकारी हो, या यहाँ पर बैठे हमारे तमाम जो उन्होंने हमें समर्थन दिया है राजनीतिक दल के लोग हैं, आप लोगों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपनी पूरी जान झोंक दी थी। और आज जिस प्रकार से ये जनसैलाब, जिस प्रकार से देहरादून से और विकास नगर का जो सफर रहा, उससे एक मैसेज गया है कि एक परवा दून में दिल्ली से आए हुए देश के प्रधानमंत्री जी रैली कर रहे हैं, और एक पछवा दून में हमारे वो लोग जो इस सिस्टम से पीड़ित है, वो लोग जो बदलाव चाहते हैं, उन लोगों ने अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाया है। और आप लोग वो शक्ति प्रदर्शन दिखाने में कामयाब रहे हैं, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। आज जिस प्रकार से इस चुनावी रण में हम 14 विधानसभाएं घूम के आ गए हैं, आज उन 14 विधानसभाओं में जो माहौल है, जो समर्थन है, वो इसी प्रकार का है। हम आज रात 1:30 बजे 2 बजे देहरादून पहुंचे, क्योंकि हमारा 2 दिन का उत्तरकाशी और टिहरी का दौरा था। आप सबने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा कि उत्तरकाशी और टिहरी में जगह जगह किस प्रकार से लोगों ने प्यार और समर्थन दिया। तो आज ये साबित हो जाता है कि आज जो ये चुनाव है, ये चुनाव आज पार्टी तंत्र का नहीं, ये चुनाव आज कांग्रेस वर्सेस भाजपा का नहीं, ये चुनाव आज आम जनता वर्सेस राजशाही के बीच का चुनाव है। और जब जब आम जनता ने एकजुटता दिखाई है, जब जब आम जनता खुद चुनाव लड़ने उतरी है, तब तब आम जनता की जीत हुई है। इस बात को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार से हम लोगों ने जो संघर्ष किया था, उस संघर्ष की बदौलत आज अगर हम यहाँ पर खड़े हैं, तो उसके पीछे कई कारण है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि हम तो एक मामूली से छात्र, ग्रामीण परिवेश से उठे हुए व्यक्ति, जो 12वीं लाखा मंडल से करके देहरादून के सफर के लिए नौकरी की तैयारी करने गए थे। हम लोगों ने 12वीं तक जब पढ़ाई की, तो हमने जब जब समय मिला, जब जब छुट्टी होती थी, तब खेतों में भी काम किया। जब जब छुट्टी होती थी, तब गाय बकरी के साथ भी गए। जब जब छुट्टी होती थी, तब घर के और काम भी किए। हम तो उस परिवेश से हैं, उस परिवार से हैं, आप सभी लोग जानते हैं। पर हमें अगर मजबूर यहां आने के लिए किया है, तो इस सिस्टम ने किया है। हम भी अपनी मेहनत कर रहे थे, परंतु इस सिस्टम ने, जो ये सिस्टम भ्रष्ट हो चुका है, जिस सिस्टम में योग्यता
रखने वाले व्यक्तियों की कोई सुनवाई नहीं है, और नालायकों की जो 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख रुपए देते थे, उन लोगों के सिलेक्शन होते थे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि वो लड़ाई जब हमने लड़ी, आपके इस बेटे को, आपके इस भाई को, जब पूरे प्रदेश से आए हुए युवाओं ने गांधी पार्क में जब 2018 फरवरी में जब अध्यक्ष बनाया, तो तब मात्र मैं 19 साल का था। और सबसे बड़ी बात कि मैं सबसे छोटा उसमें था। हमारे साथ बहुत बड़े बड़े लोग थे जो 5-5, 6-6 सालों से तैयारी करते हुए जिनको हो गए थे। उन लोगों ने ये जिम्मेदारी जो मेरे कंधों पर दी, और उन लोगों ने मुझे पीछे से सहारा भी दिया और आगे बढ़ाया। उन लोगों ने कहा कि तुम ईमानदारी के साथ लड़ते रहना, बाकी काम हम पीछे से हम करेंगे। उन लोगों ने जब ये सहारा दिया तो हमने कहा कि ईमानदारी के साथ लड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमारा ना तो कोई पारिवारिक राजनीतिक बैकग्राउंड है, ना हमारे कोई ऐसे काम धंधे हैं, ना कोई इस प्रकार के हम काम करते हैं कि जिससे हम अपनी ईमानदारी के रास्ते से भटक जाएं। तो हमने उन्हें कहा कि हम ईमानदारी के साथ लड़ेंगे। पर इस लड़ाई में जिस प्रकार से हमें प्रताड़ित किया गया, जिस प्रकार से इन 5-7 वर्षों में हम पे कई झूठे मुकदमे लगाए गए, इन 5-7 वर्षों में कई बार हम पे जब लाठियां बांधी गई, तो वो दर्द आप लोग जान सकते हैं, क्योंकि वो तस्वीरें किसी से नहीं छुपी। जो तस्वीरें देहरादून के अंदर निवास के सर पर युवाओं को लाठियां बांधकर जो यहाँ की सरकार ने इस प्रदेश को शर्मसार किया। एक वो युवा जो अपना रोजगार मांग रहा था, एक वो युवा जो ये कह रहा था कि यहाँ जो परीक्षा हो रही है पारदर्शी रूप से होनी चाहिए, उन युवाओं का अपना अधिकार था, वो युवा अपने अधिकार मांग रहे थे। पर हमारी क्रूर सरकार ने, हमारे बड़े अधिकारियों ने, बड़े नेताओं के इशारों पर जिस प्रकार से बर्बरता पूर्वक जो लाठीचार्ज किया, आज मुझे लगता है कि उस लाठीचार्ज के जवाब देने की जरूरत है। और लाठीचार्ज का जवाब उस दौरान तो आप लोगों ने सड़कों पर उतर कर दिया था, पर सड़कों पर उतरने के बाद भी पुलिस की लाठी का डर दिखाकर, आपको झूठे मुकदमों का डर दिखाकर, आपको जेल का डर दिखाकर आपकी आवाज को बंद कर दिया था। और ये लोकतंत्र पर्व है। आज उस लाठी चार्ज के विरोध में आपको वोट करने की जरूरत है, वोट की चोट करने की जरूरत है, क्योंकि हमारी सीधी लड़ाई रोजगार से है। हम चाहते हैं कि इस प्रदेश के अंदर, इस देश के अंदर जिस प्रकार से हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि 18 साल से अधिक वर्ष की युवक और युवती उन्हें वोट देने का अधिकार है, तो हम ये चाहते हैं, हम राजनीति करने नहीं आए हैं, हम नई नीति बनाने आए हैं। हम ये कहते हैं कि वोट करने का अधिकार तो ठीक है, क्या जिन वोटों के माध्यम से तुम जीत रहे हो, क्या उनके लिए कुछ नहीं है? तो हम चाहते हैं कि इस प्रदेश और इस देश के अंदर यहाँ के युवाओं को रोजगार नीति बने। हम चाहते हैं कि ये रोजगार नीति जो बनेगी तो किसी का बालक बेरोजगार नहीं रहेगा। वो रोजगार सरकारी नौकरी भी हो सकता है, वो रोजगार कुछ और भी हो सकता है, पर ऐसा रोजगार होगा जिससे कि वो अपना जीवन यापन कर सके। आज उस रोजगार की लड़ाई लड़ते लड़ते जब पता लगा कि भ्रष्टाचारियों ने हमारे मेहनती युवाओं का रोजगार खा लिया है, तो हम लोगों ने उसके लिए संघर्ष किया। और ये आप सब जानते हैं कि ये चपरासी से लेकर पूरे सचिव से मुख्य सचिव और डीएम तक कई ऐसे लोग हैं जो जिनकी संलिप्तता इसमें है। इतना तो छोड़िए, आप ये भी बता दीजिए कि प्रधान से लेकर क्षेत्र पंचायत से, जिला पंचायत से लेकर विधायक और सांसद, मुख्यमंत्री तक इनमें संलिप्त है। आज उन लोगों को जवाब देने की जरूरत है। आज अगर आवाज उठती भी है, 2 दिन तो वो आवाज उठती है, पर तीसरे दिन जब पता लगता है कि ये मुख्यमंत्री जी संलिप्त है, ये विधायक जी संलिप्त है, तो आवाज वहीं पर दब जाती है। इसलिए मैं कहता हूं कि ऐसे लोगों को भेजने की जरूरत आ गई है कि जिन्होंने आपके बच्चों का भविष्य बेचा, उन लोगों को सलाखों के पीछे भेजने का समय आ गया है। हम लोगों की संघर्ष की बदौलत हमने 100 भ्रष्टाचारियों को जेल भिजवाया है। ये हमारी टीम की ताकत है, ये इस टीम ने करके दिखाया है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि उस आंदोलन के बाद जिस प्रकार से हम लोगों ने रोजगार के अलावा प्रदेश के अंदर जो बढ़ रहा और भ्रष्टाचार था, वो भ्रष्टाचार से विभागों के अंदर हो, वो भ्रष्टाचार से
ऐसे भ्रष्टाचार है जो पूर्व में किए गए थे। आप लोगों ने देखा होगा इस प्रदेश के अंदर चपरासी से लेकर एसडीएम तक की नौकरी बेची गई है। हमने जब एक फर्जी एसडीएम के लिए आवाज उठाई, उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि मुख्यमंत्री ने एक फर्जी एसडीएम बना दिया है और अपने उपचुनाव में उससे खूब दारू बंटवाई है और अपने चुनाव में उससे खूब दारू बंटवाई है, तो मेरे खिलाफ 10 करोड़ का मानहानि का नोटिस आ जाता है। ये इस सरकार की सच्चाई है, ये हमारे सिस्टम की सच्चाई है। अगर कोई आवाज भी उठाएगा, उसकी आवाज दबाने के लिए क्या क्या प्रताड़नाएं की जाती है, कैसे षड्यंत्र रचे जाते हैं, ये समझ सकते हैं। आज उस रोजगार और भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ते लड़ते आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के समर्थन से हम जरूर यहां पर खड़े हुए हैं। इसलिए खड़े हुए हैं कि उस लड़ाई को हम सड़कों पर जब लड़ रहे थे तो हमारे लोगों ने कहा कुछ ये लड़ाई सरकार की लड़ाई नहीं है। सड़कों पर तो सरकार के मुद्दे लड़ सकते हैं, सड़कों पर तो रैली के माध्यम से और सड़कों पर लड़कर सरकार करते हैं। पर अगर तुम्हें वास्तविक रूप से इस लड़ाई को लड़ना है तो इस प्रदेश की विधानसभा, इस देश की संसद के अंदर आप लोगों को जाना पड़ेगा। इसलिए हमने ये रास्ता चुना। और आज जब रास्ता चुना तो जिस समाज के लिए, जिन युवाओं के लिए हमने लड़ाई लड़ी, खुशी की बात यह है कि वो समाज आज सब आप नहीं सोते थे। आप दिन भर कोचिंग और लाइब्रेरी में रहते थे, रात भर कमरे के अंदर 2-2, 3-3 बजा देते थे, सिर्फ इस उद्देश्य के लिए कि मेरी सरकारी नौकरी लग जाएगी, उसके बाद मेरा जीवन सुरक्षित हो जाएगा, उसके बाद जीवन तो सुरक्षित हो जाएगा। पर 60 साल बाद जब रिटायरमेंट आओगे, जब सेवानिवृत्त होंगे, तो कहीं ना कहीं जो बुढ़ापे का सारा जो एक पेंशन होती थी, उस पेंशन के सारा उस कर्मचारी और उसका परिवार पल जाता था। और आज जिस प्रकार से हमारी सरकार ने हमारे कर्मचारी साथियों के ओटीएस को समाप्त करके जिस प्रकार से एनपीएस को थोपा है, मुझे लगता है कि कई कर्मचारी साथी यहां पर होंगे। उन कर्मचारी साथियों से कहना चाहता हूं कि इस बार वो कर्मचारी और उनके परिवार को एनपीएस के विरोध में वोट की चोट करने की जरूरत है। आज मैं कहना चाहता हूं कि बड़ा दुख हुआ जब हम उत्तरकाशी और टिहरी के दौरे पर थे तो हमने एक घटना देखी कि जिस प्रकार से देहरादून में एक भाजपा ने कार्यक्रम करवाया और उसमें जनरल वीके सिंह को बुलाया कि सैनिकों को एकत्रित किया जा सके, क्योंकि सैनिक जो वोट है वो भाजपा का हमेशा कट्टर वोट रहा है। पर इस बार सैनिकों का आशीर्वाद हमारे साथ है। इस बार जब वीके सिंह जी को बुलाया गया तो वही सैनिक जो लंबे समय से सड़कों पर लड़ रहे हैं, जिन लोगों ने देहरादून की सड़कों से लेकर दिल्ली की सड़कों तक आंदोलन किए हैं, उन सैनिकों की मांग थी कि उनके लिए 1 रैंक 1 पेंशन की व्यवस्था की जाए, परंतु उनकी बात नहीं सुनी गई। परसों कार्यक्रम में जब कुछ पूर्व सैनिक वहां जा रहे थे, जो भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उनके साथ जो अभद्रता की, जो गाली गलौज की, उसका मैं पूरी तरीके से इसका पूरा तरीके से हमारे दुर्भाग्य है इस देश का कि ये पूरा प्रदेश जिस प्रकार से सैनिक बहुल्य प्रदेश है, यह प्रदेश के अंदर आज अगर कहा जाता है कि हर एक घर से एक फौजी होता है, उस प्रदेश के अंदर अगर हमारे सैनिकों के साथ इस प्रकार की जो कुकृत्य इस सरकार के द्वारा या किसी पार्टी के द्वारा की जा रही है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आज जिन पूर्व सैनिकों को संगठित होकर उन्हें जवाब देने की जरूरत है। आज मैं वही कहना चाहूंगा कि मैंने अभी कहा कि एक घर से एक फौजी होता है इस प्रदेश के अंदर, पर जिस प्रकार से हमारे नौजवान, आज जब मैं डाक पत्थर से बीएड करता था तो जब शाम को और सुबह जब डाक पत्थर बैराज जाता था तो वहां पर ग्राउंड भरा हुआ मिलता था। जब देहरादून में हम परेड ग्राउंड जाते हैं तो वह ग्राउंड भरा मिलता था। जब महिंद्रा ग्राउंड जाते थे तो युवाओं से ग्राउंड भरा मिलता था। क्यों? क्योंकि उनका सपना था कि वो इस देश की सरहद पर जाकर इस देश की सेवा करेंगे। परंतु आज जिस प्रकार से हमारी सरकार ने अग्निवीर योजना लाकर हमारे युवाओं के सपने को चकनाचूर किया है, मैं समझता हूं कि जब ये योजना आई थी तो समूचे देश का युवा सड़कों पर उतरा था। उसके बाद क्या हुआ? उस आंदोलन को दबाया गया, पुलिस की लाठी की डर से, मुकदमों के डर से, जेल भेजने के डर से।
उन 17, 17.5, 18 साल के युवाओं को डराया गया और उन्हें पीछे धकेलकर उनके आंदोलन को दबाया गया। पर मैं उन युवाओं से भी कहना चाहता हूं और उनके अभिभावकों से भी कहना चाहता हूं कि ये लोकतंत्र का पर्व है। आज आपको कोई नहीं डरा पाएगा। आज उस अग्निवीर योजना के विरोध में आप सब युवा साथियों और आपके अभिभावकों को वोट की चोट करने की जरूरत है। आज मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से इस प्रदेश के अंदर जो ठेकेदारी प्रथा जो चल पड़ी है, उस ठेकेदारी प्रथा का जो मतलब है वो ये है कि कोई भी हमारे युवा जो गांव से शहरों की ओर जो पलायन कर गए हैं, जो रोजगार कर रहे हैं किसी कंपनी में, जो रोजगार कर रहे हैं कहीं किसी फैक्ट्री में, या रोजगार कर रहे हैं किसी सरकार की बड़ी योजना में, परियोजना में, वहां पर ठेकेदारी प्रथा को इन लोगों ने प्रमुखता से लाया है। उस ठेकेदारी प्रथा में क्या हो रहा है कि 12-12 घंटे हमारे युवाओं से काम करवाया जा रहा है। और 12 घंटे का जो मेहनताना है, जो हमारे युवाओं का मेहनताना है, जो उनका हक बनता है, वो तो बहुत पैसे देती है आगे से सरकार या जो कंपनी, परंतु जो बीच में ठेकेदारी प्रथा जो इन्होंने लाई है वो केवल मात्र और मात्र हमारे युवाओं को 7-8 हजार में वो 12 घंटे काम करवा रही है। इस प्रकार से युवाओं का शोषण जो किया जा रहा है, मैं समझता हूं इसके लिए मोर्चे खोलने की जरूरत है और इसके लिए लड़ेंगे। मैं युवा साथियों से ये कहना चाहता हूं, हमने देखा है कि ये ठेकेदारी प्रथा का दंश क्या होता है। कई युवाओं के मैंने कई बार कई पैसे वापस करवा चुका हूं देहरादून से, जब इन लोगों के पैसे फंस जाते थे। नौकरी के नाम पर ठगी कर ली और कह दिया कि इतने पैसे दे दो और आपको नौकरी दी जाएगी, और वो ठेकेदारी प्रथा के ये कारण ये होता था। कई बार मैं कह रहा हूं, 2 बार 4 बार नहीं 20 बार मैंने कई लोगों युवाओं के पैसों को वापस करवाया है, उनसे लड़ झगड़ कर, उनको डरा कर, उनको धमका कर। पर मैं ये कहना चाहता हूं कि इस ठेकेदारी प्रथा के विरोध में हम लोगों को वो सिडकुल हो या और कोई परियोजना हो या और कोई जो निजी क्षेत्र हो जहां पर ये ठेकेदारी प्रथा शुरू हुई है, उसको समाप्त करने के लिए भी हमारा विजन है, उसके लिए भी मिलकर संघर्ष करेंगे। जब एनडी तिवारी जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तब इस प्रदेश के युवाओं के लिए एक जियो आता है कि यहाँ पर सिडकुल की स्थापना हो रही है, यहाँ पर कंपनियां आ रही है और उन कंपनियों के माध्यम से जो रोजगार दिया जाएगा, यहाँ के स्थानीय युवाओं को 70% रोजगार दिया जाएगा। ये नारायण दत्त तिवारी जी की मैं बात कर रहा हूं, उन्होंने इस शासनादेश को जारी किया था। परंतु आज जब हमने आंकड़े जुटाए, जब आंकड़े निकाले, तो वास्तविकता कुछ और है। यहाँ के 40% स्थानीय युवाओं को भी रोजगार हमारे ये निजी क्षेत्र नहीं दे पा रहा है। तो इस जियो का क्या करें? आज मैं आप लोगों के सामने ये कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से हमारी एनडी तिवारी सरकार ने जो जियो उत्तराखंड के युवाओं के लिए जो 70% रोजगार का वादा किया था, आज वो कहीं भी लागू नहीं है। उस जियो के माध्यम से उस शासनादेश के बेस बनाकर, आधार बनाकर उसके लिए लड़ा जाएगा कि यहाँ के स्थानीय युवाओं को 70% रोजगार यहाँ के निजी क्षेत्रों में दिया जाए। और सबसे बड़ी बात, जब मैं देखता था कि जिस प्रकार से जो खनन नीति इस प्रदेश में चली है, पहले खनन होता था, लाखों लोगों को रोजगार मिल जाता था, एक बेलचा चलाने वाले को रोजगार मिल जाता था, एक मजदूर को रोजगार मिल जाता था, एक खच्चर वाले को रोजगार मिल जाता था, एक ट्रैक्टर वाले को, ड्राइवर को, उसके साथ हेल्पर को रोजगार मिल जाता था। पर मैं ये कहना चाहता हूं कि कई भाई होंगे यहाँ पर जो खनन का कारोबार करते होंगे, उन लोगों से मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से धामी सरकार ने कैबिनेट में लाकर खनन के पट्टों को, जो 10 पट्टे बनते थे, उन पट्टों को एक पट्टा बनाकर बाहरी कंपनियों को जो दे दिया है, वहां से हमारे लाखों लोग बेरोजगार हुए हैं। वहां से उन लोगों की भरपाई कौन करेगा? उनके रोजगार की व्यवस्था कौन करेगा? आज जो रॉयल्टी सरकार को मिलनी चाहिए थी, उन्होंने औने पौने दाम में कंपनियों को देकर उन्होंने मोटे हिसाब से पैसा ले लिया। अब वो इस यमुना को चीर डालें, इस गंगा को चीर डालें, उससे उन्हें मतलब नहीं है, क्योंकि कंपनियां ही बाहर की है। उन्हें इस प्रदेश से प्यार नहीं हो सकता, यहाँ के पहाड़ों से प्यार नहीं हो सकता, यहाँ के नदियों से प्यार नहीं हो सकता। हमारे लोग खनन करते थे तो बेलचा गैंती लेकर खनन करते थे, पर आज जिस प्रकार से पॉपुलेट मशीनें गंगा यमुना में उतारी जा रही है और जिस प्रकार से बाहरी कंपनियों को लाकर यहाँ पर ठेका प्रथा शुरू कर दी है, मुझे लगता है कि यहाँ के लाखों लोगों के रोजगार पर ही हमारी सरकार ने डाका डाला है। आज जिस प्रकार से इस शांतवादियों में
इस प्रदेश में जिसे देवभूमि कहा जाता है, जहां पर देवता वास करते हैं, हम देवी देवताओं को मानने वाले लोग हैं, उस प्रदेश में यदि बहन अंकिता भंडारी प्रकरण जैसा कांड होता है, हत्याकांड होता है, तो ये समझ जाओ कि ये प्रदेश सही दिशा की ओर नहीं जा रहा है। आज भले ही अंकिता भंडारी प्रकरण में प्रदेश के तमाम मातृशक्ति ने, प्रदेश के तमाम संगठनों ने, प्रदेश के तमाम राजनीतिक दलों ने संघर्ष किया कि उनको जो इसमें दोषी है उन्हें उनकी सीबीआई जांच हो और कौन असली दोषी इसमें है उनके जेल के पीछे, सलाखों के पीछे डाला जाए। परंतु अगर हमारे अधिकारी ईमानदार है, अगर हमारे सरकार के नेता जो ईमानदार है या यहाँ के जो नेता वो ईमानदार है, तो क्यों बहन अंकिता भंडारी के प्रकरण की सीबीआई जांच क्यों नहीं करवाते? आज मैं माताओं को यह कहना चाहता हूं और हमारे पीछे अभिभावक हैं कि आज तो हम लोगों ने जितना हमसे हो सकता था हमने संघर्ष किया कि बहन अंकिता भंडारी को न्याय मिल सके, बहन अंकिता भंडारी की जैसी कई और बहनें उनको न्याय मिल सके, परंतु सरकार ने वो बात नहीं सुनी। परंतु आज तो बहन अंकिता भंडारी की बारी थी, पर तब क्या करोगे जब हमारी बहन बेटियों की बारी आएगी? इसलिए मैं कहता हूं कि सरकार की नीयत में खोट है, यहाँ के नेताओं की नीयत में खोट है। उन लोगों को बाहर करने का यह सही मौका है। अगर बहन अंकिता भंडारी और अंकिता भंडारी जैसी कई मासूम बच्चियां, कई मासूम बेटियां जो इन हैवानों की जो शिकार हुई है, उनको अगर सुरक्षित करना है, इन घटनाओं पर अगर अंकुश लगाना है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम लोगों को आज मजबूती से खड़े होने की जरूरत है। और वो मजबूती तब मिलेगी जब आप लोग हमें मजबूत करोगे। ये बात तब वहां पर उठेगी जब हमें आप मजबूत करोगे, क्योंकि हम दुर्भाग्य है हम सबका, हम शर्मिंदा है कि जिस प्रकार से 5 हमारे लोकसभा और 3 राज्यसभा के सांसद यहां से दिल्ली में बैठते हैं, पर दिल्ली के अंदर मजाल है कि किसी सांसद ने बहन अंकिता भंडारी के बारे में कोई आवाज उठाई हो? क्यों ये आवाज नहीं उठ रही है? ये हम लोगों की कमी है कि हम उन लोगों को चुनकर भेज रहे हैं जो इस प्रदेश का भला नहीं, पार्टी का भला चाहते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि आज दलगत राजनीति से ऊपर उठकर आप लोगों को मेहनत करने की जरूरत है और आप लोगों को एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अगर हम आपके सामने हैं, तो कहीं ना कहीं यही कहना चाहूंगा कि आप लोग इस बार बढ़ चढ़कर अपने और अपने आसपास के जो लोग हैं, अपने गांव समाज के लोग हैं, उनसे यही निवेदन करिए कि इस बार हम लोगों को मजबूती से लड़ना है। ये हम सबकी लड़ाई है, ये किसी की व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। जिस प्रकार से मैं परसों की कटिंग देख रहा था, शायद अमर उजाला या हिंदुस्तान की कटिंग थी, कि डाक पत्थर कॉलेज, डाक पत्थर स्कूल में, इंटर कॉलेज जो है, उसमें देखा गया है कि मॉडर्न स्कूल तो बना दिया, पर निरंतर साल दर साल वहां पर छात्रों की संख्या अगर कम हो रही है, इसके पीछे कारण क्या है? हम जैसे लोग तो बड़े स्कूलों में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगे, क्योंकि मेरा एक छोटा भाई है जो अभी स्कूल पढ़ रहा है, जो 11वीं में है। भले ही देहरादून मेरे साथ है, पर मेरा एडमिशन इंटर कॉलेज में उसका करवाया हुआ है, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों की फीस देने का हमारी हैसियत नहीं है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये सरकार क्यों हमारे सरकारी स्कूलों को बंद करवाना चाहती है? क्यों सरकारी स्कूलों में शिक्षा की जो सुविधाएं वो बेहतर क्यों नहीं कर रही है? मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूं। इसके पीछे सीधा सा रीजन ये है कि जिन लोगों के प्राइवेट स्कूल है वो इनके ही लोग हैं, वो इनके अपने लोग हैं, सारे नेताओं के स्कूल है। इसलिए आप लोगों से मनमानी की जाती है ड्रेस के पैसों के नाम पर, इसलिए आप लोगों से मनमानी की जाती है किताबों के पैसों के नाम पर, इसलिए मनमानी की जाती है स्कूल फीस के नाम पर। हम ये कहना चाहते हैं कि ये भारत देश है, ये संविधान से चलने वाला देश है। इस देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार का सबको अधिकार होना चाहिए। और रोजगार का अधिकार कब होगा? जब हमारी सरकारें मुफ्त शिक्षा और मुफ्त इलाज देगी। पर हमारी सरकारें तो सरकारी स्कूलों को बंद करके, सरकारी अस्पतालों को बंद करके प्राइवेट की तरफ भाग रही है। हम कहना चाहते हैं कि आज तो अगर तो सरकारी कुछ तो बचा हुआ है, कल के दिन अगर ये नहीं बचेगा तो कौन, अगर कोई बीमार हो गया, जेब में पैसा नहीं है, तो कौन कहां पर किसे ले जाएगा? प्राइवेट हॉस्पिटलों के हालात आपने देख लिए हैं। जब तक 1.5-2 लाख रुपए जमा ना करो, तब तक आपके मरीज का इलाज नहीं होगा। और ऐसे समय पर आप कर भी क्या लोगे? मैं ये समझता हूं
कि ये चाहे शिक्षा की लड़ाई हो चाहे स्वास्थ्य की लड़ाई हो, इस लड़ाई को मजबूती से लड़ा जाएगा और ये कहा जाएगा कि यहाँ के लोगों के लिए मुफ्त शिक्षा और मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं और साथ साथ ऊर्जा प्रदेश होने के नाते मुफ्त बिजली यहाँ पर और मुफ्त पानी यहाँ पर दिया जाए। इसके लिए आवाज उठेगी, क्योंकि ये उदाहरण सेट हो चुके हैं। इस प्रदेश को ऊर्जा प्रदेश कहा जाता है, पर यहाँ फ्री बिजली नहीं दी जाती है। अन्य प्रदेश उत्तराखंड से बिजली खरीदते हैं, अपने प्रदेश में फ्री दे देते हैं। तो कहीं ना कहीं तो मुझे लगता है कि जो भ्रष्टाचार से जो पैसा कहीं अलग दिशा में जा रहा है, वो पैसा यहाँ के लोगों के काम आ सकता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज इस लड़ाई को और मजबूती से लड़ने की जरूरत है और ये लड़ाई तब मजबूती से लड़ी जाएगी जब हम सब मिलकर इस बार इन्हें सत्ता से बेदखल करके खुद अपने आप वहां पर स्थापित हो जाएंगे। आज मैं यही कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से आज आप सभी ने प्यार और समर्थन दिया, तो वैसा ही प्यार और समर्थन हमारे चुनाव आयोग ने हमें दिया है। चुनाव आयोग ने इसलिए दिया है कि जो हमें चुनाव चिन्ह दिया है वो एक हीरे के रूप में दिया है। अब उस हीरे को आप लोगों ने चमकाना है, उस हीरे को कोई नूर आप लोगों ने बनाना है। आज अपने बूथ पर आप मेहनत कर रहे होंगे, अपने गांव में मेहनत कर रहे होंगे, पर मैं ये कहना चाहता हूं मेहनत करिए, पर अपने बूथ पर गोविंद पवार को प्रत्याशी ना माने। अपने बूथ पर खुद को प्रत्याशी मानकर अपने बूथ पर मेहनत करने की जरूरत है। अगर हम इस संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम ये विजय जरूर पाएंगे और इस टिहरी संसदीय क्षेत्र की जो जनता है वो इस टिहरी संसदीय क्षेत्र में कहीं ना कहीं इस बार एक इतिहास का नया अध्याय लिखेगी। क्योंकि आज मुकाबला उस राजशाही से है जिस राजशाही ने श्रीदेव सुमन जैसी विचारधारा को समाप्त किया, उसकी हत्या की। आज मुकाबला उस राजशाही से है जिस राजशाही ने 30 मई 1930 को तिलाड़ी मैदान में हमारे निहत्थे लोगों पर गोलियों की बौछारें की। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस राजशाही के खिलाफ उत्तराखंड क्रांति दल से हमारे उत्तराखंड के गांधी स्वर्गीय श्री इंद्रमणि बडोनी जी भी लड़े थे और उन्होंने चुनाव जीता था। परंतु इन दलों की चालाकी के कारण उन लोगों ने जब बाद में पोस्टल जो ऑर्डर होते हैं, बैलेट पेपर जो होते हैं, उन बैलेट पेपरों की गिनती में जब हेरा फेरी की, तब जाके उत्तराखंड के गांधी इंद्रमणि बडोनी जी, तब जाकर उन्हें हराया गया, क्योंकि पहले जीते हुए थे। तो मुझे लगता है कि उस सपने को भी पूरा करना है जो उत्तराखंड के गांधी, जिन्होंने इस उत्तराखंड राज्य के लिए सबसे पहले आंदोलन शुरू किया था, आज उनके सपनों को भी पूरे करने की जरूरत है कि आप लोगों के साथ छल कपट करके, हमारे इंद्रमणि बडोनी जी के साथ छल कपट करके, हमारे इन राजनीतिक दलों ने जो उनके साथ छलावा किया है, आज उनको जवाब देने की जरूरत है कि उनके पद चिन्हों पर चल रहे साथियों को उनकी जगह वहां पर जिताना है। तो मैं आज यही कहना चाहूंगा कि आज का जो ये संबोधन था, ये केवल ये था कि जिन मुद्दों के साथ हम लड़ाई लड़ रहे हैं, जिन मुद्दों को लेकर हम शुरू से चल रहे हैं, उन मुद्दों के साथ ये चुनाव लड़ा जा रहा है। और इस चुनाव में हम तभी जीत पाएंगे जब हम सभी अपने अपने स्तर पर मेहनत करें, अपने रिश्तेदारों से कहें, अपने आस पड़ोसियों से कहें, अपने जितने जिसके संपर्क है उनसे कहें। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि अखबार और मीडिया तो दिखाने वाला नहीं है, क्योंकि अखबार और मीडिया बड़े बड़े राजनीतिक दलों के जो है प्रचार करेंगे। मैं ये कहना चाहता हूं, मीडिया के साथी हमारे यहाँ हैं, मैं डिजिटल मीडिया या लोकल मीडिया जो हमारा है उनको नहीं कह रहा हूं। बड़े बड़े मीडिया का मतलब है जो घर में टीवी लगी हुई है, जो उस टीवी में जो चैनल चलते हैं, जो हमारे बुजुर्ग जो 24 घंटे टीवी के सामने बैठे रहते हैं, जो उनके माइंड वॉश करते हैं, मैं उन चैनलों की बात करता हूं। इसलिए आज हमारी अपनी लड़ाई अपने आप लड़नी है। टीवी का काम भी आपने करना है, मीडिया का काम भी आपने करना है। हमारे पास सोशल मीडिया है, पर उस सोशल मीडिया की भी इन्होंने हालत खस्ता कर दी है, उसकी रीच घटा दी है, कई षड्यंत्र कर दिए हैं। पर आप अगर माउथ टू माउथ अगर घर घर जाकर लोगों के सामने बोलोगे तो हमारी जीत को कोई नहीं रोक सकता। इसलिए मैं इन्हीं शब्दों के साथ कहना चाहूंगा कि आप सभी का धन्यवाद, आप सभी ने इतना प्यार सम्मान दिया। और कल हमारा जनसंपर्क अभियान कालसी से सैया होते हुए चक्राता से कोटी और कोटी से
अपना भिलाड़ होते हुए अटाल से त्यूनी और त्यूनी से आराकोट और गोंडा तक है। परसों का जो हमारा कार्यक्रम है वो सुबह 10 बजे मोरी में जनसभा है, उसके बाद 12:30 बजे परेला में जनसभा है और उसके बाद नौगांव से होते हुए डांटा होते हुए फिर हमें देहरादून वापसी करनी है। और फिर 4 दिन जो बचेंगे वो देहरादून के नाम रहेंगे। देहरादून में जो विधानसभा है